गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो हम बीएस नेगी का थर्ड चैप्टर पढ़ रहे थे। उसका आज हम थर्ड टॉपिक पढ़ेंगे, जिसको आज हम कंप्लीट पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कार्तिकेयपुर की आर्थिक व्यवस्था। कत्यूरी शासनकाल में आय के प्रमुख साधन कृषि, वन एवं खनिज संपदा थी। क्षेत्रफल राज्य की कृषि की उन्नति का ध्यान रखता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि कत्यूरी शासनकाल में कृषि की उन्नति का ध्यान किसके द्वारा रखा जाता था? तो क्षेत्रपाल के द्वारा रखा जाता था। थर्ड पॉइंट, उपचारिक या फिर पटकोषचारिक अधिकारी भूमि के अभिलेख रखता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भूमि के अभिलेख किसके द्वारा रखा जाता था? तो वो था उपचारिक या फिर उसी को बोलते थे पटकोषचारिक। खंडपति एवं खंडहरक्ष स्थानाधिपति नामक अधिकारी खनिज व वनों की रक्षा करता था। तो सीधे क्वेश्चन बन जाएगा कि खनिज व वनों की रक्षा कौन करता था? तो खंडपति एवं खंडहरक्ष स्थानाधिपति। करों की वसूली के लिए भोगपति व शौल्किक नामक अधिकारियों का वर्णन मिलता है। तो करों की वसूली यहाँ पर भोगपति व शौल्किक के द्वारा किया जाता था। सरभंग तीरंदाज के लिए कहा जाता था। तो सरभंग शब्द तीरंदाज के लिए कहा जाता था। और भाट व चाट नामक अधिकारी प्रजा से बिस्टी या बेगार लेते थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि भाट व चाट नामक अधिकारी प्रजा से क्या लिया करते थे? तो विष्टि और बेगार लेने का काम भाट व चाट नामक अधिकारी किया करते थे। नेक्स्ट पॉइंट, पशुओं से दुग्धादि निकालने का कार्य आभीर करते थे। तो पशुओं से दूध निकालने का काम यहाँ पर आभीर के द्वारा किया जाता था। भूमि की नाप उसमें बोए जाने वाले बीज के अनुसार होती थी। कत्यूरी शासनकाल में द्रोण वापम एवं नाली वापम बीजावली का वर्णन मिलता है। तो सीधे क्वेश्चन कि यहाँ पर कौन सी भूमि का वर्णन मिलता है? तो द्रोण वापम एवं नाली वापम बीजावली भूमि का वर्णन कत्यूरी शासनकाल में मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट, एक द्रोण को 32 सेर या 16 नाली के बराबर माना जाता था और एक खारी वाप को 20 द्रोण के बराबर बताया गया है। तो सीधे क्वेश्चन की एक द्रोण बराबर कितना था? तो 32 सेर या 16 नाली। और एक खारी वाप बराबर कत्यूरी शासनकाल में कितना था? तो 20 द्रोण के बराबर बताया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, कत्यूरी राज्य प्रांतीय शासन प्रशासन। कत्यूरी राज्य प्रांतों में विभाजित था, जिसका शासन उपरिक या फिर राज्यपाल द्वारा चलाया जाता था। कत्यूरी राज्य में प्रांतों को विषयों एवं जिलों में बांटा गया। कत्यूरी काल में 4 विषयों एवं लोकगाथा के अनुसार एक अन्य विषय का भी पता चलता है। तो जो ये विषय हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होंगे। सबसे पहले है ऐसाल विषय। भागीरथी व यमुना के मध्य का क्षेत्र कहा गया ऐसाल विषय। अलकनंदा व भागीरथी संगम से उपत्यका तक के क्षेत्र को कहा गया टंकणपुर विषय। तो सीधे क्वेश्चन बन सकता है, मैच करने के लिए हमारे लिए एक क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसाल विषय कहाँ से कहाँ तक था? तो भागीरथी एवं यमुना के मध्य का क्षेत्र कहा गया ऐसाल विषय में रखा गया। और अलकनंदा भागीरथी संगम से उपत्यका क्षेत्र को टंकणपुर विषय के अंतर्गत रखा गया। और कार्तिकेयपुर विषय जो था वो कत्यूर क्षेत्र जोशीमठ से गोमती घाटी तक का क्षेत्र था। और अंतरंग विषय में भागीरथी एवं अलकनंदा के बीच का क्षेत्र को रखा गया। और हरिद्वार के निकट तराई भाबर क्षेत्र को मायापुर हाट विषय में रखा गया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कत्यूरी काल में छोटी ठकुराइयों के शासन को सामंत कहते थे। कत्यूरी शासनकाल में पशुओं की देखरेख किशोर बड़वा गो महा करता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि कत्यूरी शासनकाल में पशुओं की देखरेख किसके द्वारा किया जाता था? तो किशोर बड़वा गो महा के द्वारा किया गया था। कत्यूरी कालीन प्रशासन व्यवस्था। तो यहाँ पर प्रशासन व्यवस्था कैसी थी और किसको क्या कहा जाता था? तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन जाएगा। उच्च निरीक्षक को बोलते थे यहाँ पे महाकर्ता कत्रिक। तो यहाँ पर महाकर्ता कत्रिक किसको कहते थे? तो उच्च निरीक्षक को कहा जाता था। और सामंत मांडलिक को कहते थे। और जो महाप्रतिहार है वो प्रधान अंगरक्षक को बोलते थे। और सरभंग शब्द का उल्लेख तीरंदाज के लिए किया जाता था। इसको हमने पहले भी पढ़ा था। उदाधिक बोलते थे सुप्रिटेंडेंट को। और उपचारिक बोलते थे अभिलेखाधिकारी को।
तो ये इम्पोर्टेंट हमारे लिए एक पोर्शन रह सकता है कि कत्यूरी कालीन जो प्रशासन व्यवस्था थी वो किस प्रकार से थी। उच्च निरीक्षक को क्या कहते थे, मांडलिक को क्या कहते थे, प्रधान अंगरक्षक को क्या कहा जाता था, तीरंदाज के लिए किस शब्द का इस्तेमाल करते थे, सुप्रिटेंडेंट को क्या कहा जाता था और अभिलेखाधिकारी को क्या बोला जाता था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्यकाल का कत्यूरी साम्राज्य। मध्यकालीन कत्यूरी शासन की जानकारी स्थानीय लोक गाथाओं व जागरों से मिलती है। कत्यूरी बैजनाथ घाटी में जिस कत्यूरी राजवंश की स्थापना हुई, इसकी पुष्टि जतबाल देव के कुलसारी लेख से होती है। तो कत्यूरी बैजनाथ घाटी में जो कत्यूरी राजवंश की स्थापना हुई थी, उसकी पुष्टि हमें जतबाल देव के कुलसारी मूर्ति लेख से प्राप्त होती है। तो सीधे कभी क्वेश्चन बन सकता है कि कुलसारी मूर्ति लेख किसका है, तो वो है जतबाल देव का। और उसी से हमें पता चलता है कि जो कत्यूर बैजनाथ घाटी में कत्यूरी राजवंश की स्थापना हुई थी, वो यहीं से हमको प्राप्त होती है। नेक्स्ट पॉइंट, कत्यूर बैजनाथ में कत्यूरी वंश की स्थापना अशांति देव ने की थी। तो कहा जाता है कि जो कत्यूर बैजनाथ में कत्यूरी वंश की स्थापना थी वो अशांति देव के द्वारा किया गया था। लोक गाथाओं एवं गुरु पादुका की पांडुलिपि के अनुसार नरसिंह देव एक नागपंथी साधु था, जिसके परामर्श पर अशांति देव ने अपनी राजधानी जोशीमठ के कत्यूर घाटी के रणचूला कोट में स्थानांतरित किया था। हस्तलिखित ग्रंथ गुरु पादुका में अशांति देव के बाद क्रमशः बासंती राई एवं गोरा राई का नाम मिलता है। तो हस्तलिखित जो ग्रंथ है गुरु पादुका, इसमें अशांति देव के बाद औरों का भी उल्लेख मिलता है, बासंती राई व गोरा राई। 13वीं सदी में रणचूलाकोट में स्थापित कत्यूरी वंश का बिखराव हुआ, जिसकी अनेक शाखाएं कुमाऊं के विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित हुई, जिसमें मूल शाखा कत्यूर बैजनाथ, पाली पछाऊ शाखा, अस्कोट शाखा, सीरा शाखा, डोटी शाखा, सुई शाखा, बारामंडल शाखा प्रमुख थे। कत्यूरी शाखाओं में अस्कोट में रजवार एवं डोटी के मल्ल शासक प्रसिद्ध हुए थे। तो कत्यूरी शाखाओं में अस्कोट के जो रजवार थे और डोटी के जो मल्ल थे वे शासक प्रसिद्ध हुए। जागर गाथाओं के अनुसार बैजनाथ कत्यूर की मूल शाखा का अंतिम शक्तिशाली शासक प्रीतम देव था, जिसे पिथौरा या पिथौरा शाही या फिर पृथ्वीपाल भी कहा जाता है। प्रीतम देव का रानीबाग चित्रशिला में तुर्कों को परास्त करने का वर्णन मिलता है। जो रानीबाग चित्रशिला है, यहाँ पर प्रीतम देव के द्वारा तुर्कों को परास्त करने का भी विवरण मिलता है। राजा पिथौरा को पिथौरागढ़ बसाने का श्रेय जाता है, जिसकी छोटी रानी जिया रानी या फिर मौला देवी थी। तो पिथौरागढ़ बसाने का श्रेय भी राज पिथौरा या फिर प्रीतम देव को ही जाता है। और इनकी एक रानी थी जिया रानी, या फिर उनको मौला देवी के नाम से भी जानते हैं। पाली पछाऊ वंशावली के अनुसार जिया रानी का पुत्र धामदेव या दुलाशाही प्रीतम देव के उत्तराधिकारी बने थे। कत्यूरी शासक धामदेव के समय छमना पातर नामक प्रसिद्ध नृत्यांगना थी। धामदेव ने डोटी पर विजय प्राप्त कर उसे अपने कत्यूरी साम्राज्य में मिलाने का वर्णन मिलता है। धामदेव के मालूशाही एवं लाड़म शाही नामक दो पुत्र थे। बैराट या चौखुटिया के राजा मालूशाही एवं दारमा के सौक्याणी राजुला के प्रेम प्रणय की गाथा आज भी कुमाऊं में प्रचलित है। तो कुमाऊं में राजुला मालूशाही की जो प्रेम प्रणय गाथा है वो अभी भी प्रचलित है। धामदेव के बाद ब्रह्मदेव का नाम आता है, जिसे जागरू में वीरम देव भी कहा जाता है। अशांति देव वंश का अंतिम शासक ब्रह्मदेव एक अत्याचारी शासक था, जिसे अंतिम कत्यूरी शासक भी माना जाता है। तो अंतिम कत्यूरी शासक ब्रह्मदेव को भी माना जाता है। यह लखनपुर का राजा था। जिया रानी की लोकगाथा के अनुसार तैमूर लंग ने हरिद्वार पर आक्रमण किया, जिसका सामना ब्रह्मदेव ने किया और इस युद्ध में वह मारा गया। तो तैमूर लंग ने जब हरिद्वार में आक्रमण किया था तो उस समय ब्रह्मदेव ने इनका सामना किया और इस समय ही वे उनकी मृत्यु हो गई थी। अब पढ़ेंगे हम उत्तराखंड में बहुराजकता का युग। 1191 ईस्वी
नेपाल राजा अशोक चल्ल ने कत्यूरी राज्य के कुछ भागों पर अधिकार कर लिया था। अशोक चल्ल के बारे में गोपेश्वर त्रिशूल लेख में मिलता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि अशोक चल्ल के बारे में हमें कहाँ से जानकारी प्राप्त होती है, तो गोपेश्वर त्रिशूल लेख से जानकारी प्राप्त होती है। माना जाता है कि 1191 में नेपाल के राजा अशोक चल्ल ने यहाँ पर आक्रमण किया था। बालेश्वर मंदिर ताम्रलेख के अनुसार 1223 ईस्वी में दुलु या नेपाल शासक क्राचल्ल देव ने कत्यूरी राज्य को अपने अधिकार में ले लिया था। तो बालेश्वर मंदिर ताम्रलेख से पता चलता है कि 1223 ईस्वी में क्राचल्ल देव ने यहाँ पर आक्रमण किया था और अशोक चल्ल का आक्रमण 1191 में हुआ था, और जो कि हमें गोपेश्वर त्रिशूल लेख से प्राप्त होता है। और 1223 ईस्वी में यहाँ पे आक्रमण क्राचल्ल देव के द्वारा किया गया था, जिसकी जानकारी हमें बालेश्वर मंदिर ताम्रलेख से मिलता है। एक चक्रा या चक्राता में बाहुआण वंश का शासन था। तो एक चक्रा या फिर चक्राता का प्राचीन नाम है एक चक्रा नगरी, जहाँ पे बाहुआण वंश ने शासन किया था। इसके 7 राजाओं का वर्णन मिलता है। राजा सूर्यसेन बाहुआण वंश का महानतम शासक था। तो सूर्यसेन का संबंध किस वंश से था, तो बाहुआण वंश से इनका संबंध था। बाहुआण वंश के सम्राट सूर्यसेन के आश्रित कवि अल्लाटनाथ थे। तो इनके एक आश्रित सूर्यसेन के एक आश्रित कवि थे जिनका नाम था कवि अल्लाटनाथ। सिरमौर प्रदेश में राणा देवपाल का शासन था। राणा देवपाल का जिक्र मिन्हाज उस सिराज की पुस्तक तबकात ए नासरी में मिलता है। तो तबकात ए नासरी पुस्तक किसकी है, तो वो है मिन्हाज उस सिराज की पुस्तक है, जहाँ पर राणा देवपाल का जिक्र मिलता है, जिसके अनुसार देवपाल ने बलवन के विद्रोहियों को आश्रय दिया था। आईने अकबरी से पता चलता है कि शाहजहां के काल में संतूरगढ़ पर श्रीनगर के राजा का अधिकार था। गंगोली हाट में मणिकोटी राजवंश का शासन चल रहा था। अस्कोट के ठकुराई शासकों को रजवार कहा जाता है। जो अस्कोट के ठकुराई शासक थे उनको रजवार कहा जाता था। अस्कोट में पाल राजाओं का शासन रहा। अस्कोट के पाल वंश का संस्थापक अभय देव था। अस्कोट के जो पाल वंश था वहाँ उनका संस्थापक अभय देव था। राम सिंह के अनुसार रुद्रचंद ने सीरा के हरिमल्ल को हराकर सीरा पर अधिकार किया था। अब अभी हम जब चंद वंश पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसका जिक्र होगा कि रुद्रचंद ने सीरा के हरिमल्ल को हराकर सीरा पर अधिकार किया था। चंद वंश का एक शासक है रुद्रचंद। लोहाघाट के पास सुई राज्य की स्थापना ब्रह्मदेव नामक कत्यूरी ने की थी, जिसके समय सोमचंद कुमाऊं आया था। तो जो लोहाघाट के पास सुई राज्य की स्थापना करने का श्रेय किसको जाता है, तो ब्रह्मदेव को जाता है, और इन्हीं के समय सोमचंद कुमाऊं आए थे। चंद वंश के संस्थापक सोमचंद। कुमाऊं में कत्यूरियों के अंतिम गढ़ मानिलागढ़ पर चंद शासक बाज बहादुर चंद ने आक्रमण किया था। कुमाऊं में कत्यूरियों का जो अंतिम गढ़ था वो था मानिलागढ़, जिस पर चंद शासक बाज बहादुर चंद ने आक्रमण किया था। स्थापत्य एवं मूर्तिकला की दृष्टि से कत्यूरी काल को उत्तराखंड का स्वर्ण काल कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि स्थापत्य एवं मूर्तिकला की दृष्टि से कत्यूरियों को उत्तराखंड का स्वर्ण काल कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड का दिल्ली सल्तनत व मुगल संबंध। दिल्ली सल्तनत के इतिहासकार संपूर्ण पर्वतीय क्षेत्र को कुमाऊं पर्वत व शिवालिक नाम से संबोधित करते थे। मिन्हाज उस सिराज की पुस्तक तबकात-ए-नासरी में गढ़वाल व कुमाऊं के सिरमौर पर्वत का उल्लेख मिलता है। तो तबकात-ए-नासरी पुस्तक जो कि मिन्हाज उस सिराज की है, वहाँ पर गढ़वाल व कुमाऊं के सिरमौर पर्वत का उल्लेख मिलता है। रजिया सुल्तान के समय विद्रोही मोहम्मद जुनैदी ने सिरमौर पर्वत पर शरण ली थी। गुलाम वंश के नसरुद्दीन मोहम्मद ने सिरमौर व बिजनौर के पर्वतीय क्षेत्रों में अभियान किया था।
बलबन की शाही सेना ने सिरमौर की पहाड़ियों पर प्रथम सैन्य अभियान किया था। तबकात-ए नासरी में बलबन के समय राणा देवपाल का जिक्र मिलता है, जिसका शासन सिरमौर के संदूरगढ़ में था। इसने बलबन के विद्रोही कुतुब खां को शरण दी थी। तारीख़ मुबारक शाही में कटेहर के हिंदू राजा खड़क सिंह का कुमाऊं भागने का वर्णन मिलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तारीख़ मुबारक शाही में हिंदू राजा खड़क सिंह का कुमाऊं भागने का वर्णन मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये जो पुस्तक है तारीख़ मुबारक शाही, वो है याहिया बिन सरहिंदी की है, जिसमें हिंदू राजा खड़क सिंह का कुमाऊं भागने का वर्णन मिलता है। अलाउद्दीन खिलजी के समय मंगोलों ने शिवालिक पहाड़ियों से होते हुए अमरोहा पर आक्रमण किया था। उत्तर पर्वतीय क्षेत्र में विशेष ध्यान देने वाला दिल्ली सल्तनत का सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था। तो उत्तर पर्वतीय क्षेत्रों में विशेष ध्यान देने वाला दिल्ली सल्तनत का एक सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने कांगड़ा घाटी में स्थित नागरकोट किले पर आक्रमण किया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा कांगड़ा घाटी में स्थित नागरकोट किले पर आक्रमण किया था। तराई भाबर के लिए निज़ामुद्दीन अहमद ने दामन ए कोह नाम का प्रयोग किया था। तो तराई भाबर के लिए दामन ए कोह नाम का प्रयोग किसने किया था? तो निज़ामुद्दीन अहमद के द्वारा किया गया था। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि तराई भाबर के लिए दामन ए कोह नाम का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो निज़ामुद्दीन अहमद के द्वारा किया गया था। जबकि अन्य मुस्लिम इतिहासकारों ने महतों का देश और कुटिल दर्रा नाम का प्रयोग किया है। तो अन्य जो मुस्लिम इतिहासकार थे उनके द्वारा महतों का देश कहा गया और कुटिल दर्रा का प्रयोग किया गया था। तैमूर की आत्मकथा मुल्फुजात ए तिमूरी व उसके इतिहासकार सरफुद्दीन की पुस्तक जफरनामा में शिवालिक क्षेत्र पर आक्रमण का जिक्र मिलता है। जफरनामा के अनुसार लाखा मंडल के बहुवाण वंश के शासक रतन सेन ने तैमूरलंग से युद्ध किया था। तो जफरनामा जो कि सरफुद्दीन की है, इससे पता चलता है कि लाखा मंडल के बहुवाण वंश के शासक रतन सेन से तैमूरलंग का युद्ध हुआ था। अबुल फजल के आईने अकबरी के अनुसार कुमाऊं क्षेत्र में महल थे। इतिहासकारों द्वारा आईने अकबरी में तराई के महलों के बारे में भिन्न भिन्न जानकारी दी गई है। कुछ इतिहासकारों ने 29 महलों का तो किसी ने 21 महलों का उल्लेख किया है। तो कोई इतिहासकार बोलते हैं कि यहाँ पर 29 महल थे और कोई बोलते हैं यहाँ पर 21 महलों का उल्लेख किया था। यह तथ्य अपने आप में संशयात्मक है। तो क्लियर पता नहीं है, तो इतिहासकार अलग अलग अपने मत देते हैं। अकबर की रसोई के लिए हरिद्वार से गंगाजल मंगाया जाता था और मुगल सम्राट जहांगीर ने हरिद्वार की यात्रा की थी। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि अकबर की रसोई में, तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि हरिद्वार से गंगा जल अपनी रसोई में कौन इस्तेमाल करते थे? तो वो करते थे हमारे अकबर, यानी कि मुगल वंश के एक शासक थे अकबर। इनके द्वारा अपनी रसोई में गंगा जल का प्रयोग किया जाता था। और मुगल सम्राट जहांगीर ने तो हरिद्वार की यात्रा भी की थी। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा मुगल सम्राट था जिन्होंने हरिद्वार की यात्रा की थी? तो वो जहांगीर ने की थी। और अपनी रसोई में गंगा जल का प्रयोग कौन करते थे? तो वो अकबर करते थे। दून क्षेत्र में माधो सिंह भंडारी द्वारा यमुना तट पर बनाया गया शेरगढ़ के दुर्ग पर मुगल सेनापति नवाजत खान ने अधिकार कर लिया था। तो दून क्षेत्र में माधो सिंह भंडारी द्वारा यमुना तट पर बनाया गया शेरगढ़ के दुर्ग पर मुगल सेनापति नवाजत खान ने अधिकार किया था। तो सीधे क्वेश्चन बन सकता है कि शेरगढ़ के दुर्ग पर किस सेनापति ने अधिकार किया था? तो नवाजत खान ने अधिकार किया था। औरंगजेब ने हिमाचल के बुटौलगढ़ को जीतने का फरमान मेदिनी शाह को दिया था। तो ये हमारा लास्ट पॉइंट था इस चैप्टर का। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो हम कल नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।